आप सभी के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक। जी हाँ, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है। हर बार आया है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि हर बार, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो या फिर अदर टेट हो, अदर स्टेट का टेट हो, वहां से ये क्वेश्चंस 1 या 2 बार जरूर पूछा जाता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो चलिए जानते हैं मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि के आधार पर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत किन किन कारकों की बात की है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सिर्फ और सिर्फ इतने ही कारक नहीं हो सकते, क्योंकि बालक का विकास हर एक कारक से, हर एक क्षेत्र से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको संकीर्ण में हम नहीं देखेंगे, नैरो माइंडेड होकर हमें नहीं सोचना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बल्कि हमें एक ब्रॉड लेवल पे सोचना है कि बालक का विकास किस किस चीजों से प्रभावित हो सकता है। तो जानते हैं मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से किस कारकों के बारे में बात की है कि एक बालक का, एक बच्चे का विकास उससे प्रभावित हो रहा है। पहले कारक की बात करें तो सबसे पहला कारक आप देख रहे होंगे कि वंशानुक्रम कहा गया है। जी हाँ, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकी एक ऐसा कारक है जो बालक के विकास को बहुत ही हद तक प्रभावित करता है। जैसे मैं और भी सुंदर दिख सकती थी अगर मैं मम्मी के जीन से प्रभावित होती, यानी कि जो मेरी माँ के जीन है वो मुझ में आते तो मैं और भी अच्छी दिखती, बहुत सुंदर दिखती। क्या करें, आ तो गए मेरे पापा के जीन, ठीक है, जो खराब नहीं है, एडजस्टेबल है, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से अगर मेरे जीन के बारे में बात की जाए तो कहा जाएगा कि मेरे जो जीन है वो कहीं ना कहीं मुझे अपने पापा से मिले हुए हैं, यानी कि पापा के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने अपने पिता के अकॉर्डिंग अपने जीन्स को एडॉप्ट किया। ठीक है, तो अब देखते हैं वंशानुक्रम के अंतर्गत एक बालक का विकास कैसे प्रभावित होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वंशानुक्रम है क्या। कहा गया है कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। जी हाँ, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। लेकिन जो वंशानुक्रम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, डब्ल्यू वॉटसन महोदय ने किया था। और कब किया था, 1905 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वंशानुक्रम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन में मार के आ जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करें तो ये वंशानुक्रम के जनक है, यानी कि वंशानुक्रम के अगर जनक के बारे में बात करता है तो उनके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्होंने वंशानुक्रम को परिभाषित करने के लिए जिस फली का प्रयोग किया था वो फली क्या थी, मटर की फली थी। और इस मटर की फली को उन्होंने एक नाम दिया था, वैज्ञानिक नाम दिया था, और वो वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। जी हाँ, वो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है आपके शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, तो इसलिए ध्यान से दीजिए कि जो वंशानुक्रम के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर की फली पे किया था, और वो मटर की जो फली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। आगे देखते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने कहा कि मैं अपने पापा की तरह देखती हूँ, यानी कि मेरे जो पिता के जीन है वो कहीं ना कहीं मुझसे कोरिलेट करते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो पापा के जीन क्या है, मेरे अंदर यानी कि वाहक के रूप में है। तो इस वजह से कहा गया है कि वंश परंपरा का मुख्य वाहक क्या होता है, जीन होता है। जी हाँ, अगर किसी एक वंश से दूसरे वंश में कोई गुण स्थानांतरित होता है तो उसका मुख्य कारक क्या होता है, उसके जीन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पितृ भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपकी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। अब इसी के साथ साथ अगर इस बात से इसको कोरिलेट करें तो हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम की जो
इकाई है वो क्या है, हमारी जीन है। जी बिल्कुल सही, यानी कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है, वो है क्या है, जीन है। और इसी के साथ साथ अगर रोग के बारे में बात करें कि वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, तो वर्धानता या फिर हीमोफीलिया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए आपके शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। अब चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, या फिर अदर स्टेट का टेट हो, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि आखिर वंशानुक्रम जो है वो कैसे बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर कोई लड़का या लड़की है, बालक है, तो अगर उसकी माँ लंबी है और उसका बालक भी लंबा हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि तुम अपनी माँ पे गए हो। अगर इसी के जस्ट अपोजिट अगर पिता की हाइट कम है और बच्चे की हाइट कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो जीन है वो तुम्हारे पिता के हैं। अगर बालक गोरा है तो माँ गोरी है, तो हम कहते हैं माँ के जो जीन है वो तुम्हारे अंदर आए। वहीं पे अगर बालक काला है और पिता काले हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर जो जीन है वो किसके आए, तुम्हारे पिता के आए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बालक का जो विकास है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, वंशानुक्रम से आ रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि बालक के विकास के अंतर्गत सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, गोरा काला ही नहीं आता, बल्कि उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, धार्मिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और जितने भी हम कह लें सर्वांगीण विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आ जाते हैं विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो थी वंशानुक्रम के अंतर्गत बात। और इसी के साथ साथ एक बात और समझने लायक है कि जो गुणों की बात हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की, उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि माता पिता के गुण ही एक से दूसरे में जाते हैं। यानी कि अगर बालक अपने माँ पे जाता है या तो बालक अपने पिता पे जाता है, बिल्कुल नहीं। यानी कि गुणों का जो रेशियो होता है वो माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इस तरीके से जिसको कैलकुलेट किया गया 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/32, इसी तरीके से आगे कैलकुलेट करके बताया गया। ठीक है, तो ये था पहला कारक जो बालक के विकास को प्रभावित कर रहा था। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे कारक के बारे में जो कि है एक महत्वपूर्ण कारक, और वो है हमारा वातावरण। जी हाँ, वातावरण के कॉन्सेप्ट में बात करें तो बड़ी सुलझी सी बात है। कहा जाता है कि बालक जिस वातावरण में रहता है उसका विकास उसी तरीके से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छे वातावरण में रह रहा है तो उसका जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, वो बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ पाया जाता है, परिपक्वता के रूप में पाता है। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट इन्वायरमेंट में कोई रहता है तो बहुत खिसखिजा सा रहता है, बहुत द्वेष भावना से ग्रसित होता है, बहुत सारी कठिनाइयों से ग्रसित होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका विकास क्या होता है, अवरुद्ध होता है। तो यही बात कहा है वातावरण के कॉन्सेप्ट में बालक के विकास को प्रभावित करने के कॉन्सेप्ट की तरफ है। तो इसमें कहा गया कि वातावरण भी दो तरीके का होता है, एक होता है आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है आपका बाह्य वातावरण। जी हाँ, आंतरिक वातावरण और दूसरा क्या है, बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण से यहाँ पे तात्पर्य जो था वो माँ के गर्भ से था, यानी कि जब बच्चा निषेचन करता है और उस समय से लेके 9 महीने 10 दिन तक, जब तक ही वो गर्भावस्था में रहता है, यानी कि जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, तब तक उसका जो वातावरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक वातावरण होते हैं। सही बात है कि कहा जाता है कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे सीरियल्स देखना चाहिए, भूत चुड़ैल वाले सीरियल नहीं देखने चाहिए। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं अगर उसके अंदर है, वो सारी पॉजिटिव चीजों को देख रही है, तो बच्चा अपने आप पॉजिटिव वे में आएगा, यानी कि उसकी जो थॉट होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वहीं पे कहीं माँ ने हर एक चीज को निगेटिव तौर पे देखा हो तो बच्चा जो क्या है ऑटोमेटिकली निगेटिव सोचने लगता है। तो बिल्कुल सही कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, और साइंटिफिकली भी इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि वाकई में बालक के विकास को एक और कारक प्रभावित करता है, और वो कारक क्या है, आंतरिक वातावरण कारक। इसी के साथ साथ बात करते हैं बाह्य वातावरण कारक के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अगर उसका समूह अच्छा नहीं है, उसका समाज अच्छा नहीं है, उसके आसपास के लोग अच्छे नहीं है, तो उसका निगेटिव
प्रभाव पड़ेगा जो कि उसके सारे संवेगों को, सारे मानसिकता को, सारे बौद्धिकता को क्या करेगा, इफेक्टेड करेगा, यहाँ तक कि उसके शारीरिक विकास को भी इफेक्टेड करेगा। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो उसके जो सारे विकास है वो क्या होंगे, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये दोनों ही बात इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाकई में वातावरण जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करने में एक मुख्य कारक का रोल अदा करता है। ठीक, अब इसी के साथ साथ देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा इस बात की पुष्टि करते हुए, और एक महान मनोवैज्ञानिक का नाम लेंगे और वो महान मनोवैज्ञानिक है वाटसन महोदय। इन्होंने क्या कहा कि भैया बाबू सोना, तुम मुझे बस एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चाहूँ तो चोर बना दूंगा, चाहे डाकू बना दूंगा, या फिर मैं उसे चाहूँ तो डॉक्टर या वकील बना दूंगा। और ये सारी बातें उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि एक अच्छे वातावरण में किसी भी नवजात शिशु को रख दिया जाए वो उस वातावरण के आधार पे क्या होता है, ढल जाता है। तो इसीलिए महान मनोवैज्ञानिक वाटसन ने क्या कहा कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील, इंजीनियर या फिर जो चाहूँ बना सकता हूँ। इसी के साथ साथ नाम लेंगे फूले महोदय, और इन्होंने भी क्या कहा कि वातावरण के समर्थन के तौर पे कहा कि कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जब वह समुचित वातावरण में उपलब्ध हो। यानी कि वातावरण एक ऐसा फैक्टर है जो व्यक्ति को बहुत बड़ा इंसान भी बना सकता है और बहुत तुच्छ प्राणी भी उसको बना सकता है। इसी के साथ साथ डार्विन ने क्या कहा कि व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता, यानी कि अगर बालक का कोई विकास होता है उसका व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ तो प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति जैसी होगी, वातावरण जैसा होगा, वैसे ही उस बालक का क्या होगा, विकास हो जाएगा। और ये बात किसने कही थी, डार्विन जी ने। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कहा गया वंशानुक्रम और दूसरा कहा गया वातावरण। आगे बात करते हैं लिंग। जी हाँ, लिंग भी एक बालक के विकास को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। अब आप कहेंगे वो कैसे? पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की है इसके बारे में कि जो बाल्यावस्था था, शैशवावस्था था और किशोरावस्था था, इसमें भी एक लिंग के आधार पर लंबाई में डिफरेंसेस देखने को मिला था कि लिंग के आधार पर अगर लड़का है तो उसकी लंबाई क्या होती है, आधे इंच ज़्यादा होती है। जी हाँ, आप चाहे इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं डिटेल में तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं लिंग के बारे में क्या कहा गया है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में। और कहा गया कि लिंग भी एक बड़ा फैक्टर है बालक के विकास को प्रभावित करने के अंतर्गत। अगर लड़का है तो वो क्या करेगा, लंबाई को ज्यादा गेन करेगा, ठीक है, लेकिन और सारी चीजों में मध्यता होती है, उसमें मंदता पाई जाती है। जैसे कि कहा गया कि लड़कियां जल्दी बोलना सीखती हैं कंपेयर टू लड़कों से, लड़कियां जल्दी चलना सीखती हैं कंपेयर टू लड़कों से। ठीक है, यानी कि दोनों जो लिंग है, मेल एंड फीमेल जो जेंडर है, उसके आधार पर भी बालक का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं बुद्धि। जी हाँ, बुद्धि भी बालक के विकास को प्रभावित करने का एक जबरदस्त कारक है। अब कहेंगे मैम कैसे? अगर आप प्रतिभाशाली वर्ग में आते हैं, जी हाँ, अगर आप प्रतिभाशाली वर्ग में आते हैं जिसकी बुद्धि लब्ध कितनी होती है, 120 से अधिक, तो आपका जो विकास है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे अन्य कोई विकास हो, वो ज्यादा प्रभावित होगा सकारात्मक वे में। लेकिन अगर वही आप मंद बुद्धि के बालक हैं जिसकी बुद्धि लब्ध कितनी होती है, कितनी होती है, 70, ठीक है, तो इस तरीके की जो बुद्धि लब्ध वाले बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वो थोड़ा मंद गति में होता है, या तो बहुत देर से होता है। उनको 10 बार एक ही चीज को समझाना पड़ता है, फिर जाके कहीं उन्हें समझ में आता है, और जिसकी वजह से उनके अदर जो सेक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, वो सारे क्या होते हैं, इफेक्टेड होने लगते हैं। तो इस वजह से कहा गया कि बालक के विकास को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक क्या है, बुद्धि भी है। ठीक, इसी के साथ साथ बात करते हैं पोषाहार की, यानी कि स्वस्थ भोजन की, स्वस्थ आहार की। जी हाँ, यदि किसी बालक को स्वस्थ भोजन हम दे रहे, स्वस्थ आहार दे रहे, हेल्दी फूड दे रहे, तो उसका जो विकास क्या होगा, पॉजिटिव वे में होगा। अगर वही किसी कोई ऐसा बालक है जिसको हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है तो उसका क्या होगा, जो विकास होगा वो रुक रुक के होगा या बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पोषाहार
भी क्या है, बालक के विकास को प्रभावित करने का मुख्य कारक है। इसी के साथ हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जानिए क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हार्मोन्स का वितरित होना या फिर हार्मोन्स का बनना, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए ये जो हार्मोन्स है वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला हार्मोन हम देखें तो लिखा हुआ हमने कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जिसको मास्टर या मुख्य अधिकारी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एक बार फिर से देखिएगा कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम मास्टर या मुख्य अधिकारी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रभावित कहाँ करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि बालक का जो मस्तिष्क है वो इस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि हार्मोन से क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर ये हार्मोन्स अच्छे तरीके से सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं तो बालक का मस्तिष्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से सक्रिय रूप में काम नहीं कर रहे तो बालक का जो मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं निगेटिव को शो करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं थायरॉक्सिन ग्रंथि का। थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है वो एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, कद को प्रभावित करता है। यानी कि अगर इसका स्राव फ्लुएंसी में है तो कद एक अच्छी होगी, लंबाई एक अच्छी मेजरमेंट को गेन कर लेगी। लेकिन अगर नहीं है तो व्यक्ति या बालक क्या होता है, बौना रह जाता है। इसी के साथ साथ देखिएगा बड़ा ही जबरदस्त हार्मोन है और वो हार्मोन है एंड्रिनल ग्रंथि। जी हाँ, जिसको हम नाम दिए हैं उड़ो या लड़ो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये सब ही पूछा हुआ है आपके शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। ठीक है, फिर से देखिए एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम उड़ो या लड़ो ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और जो इफेक्ट कहाँ करता है, गुर्दे यानी कि पाचन प्रणाली पे इफेक्ट करता है। अगर इसकी फ्लुएंसी अच्छी है तो पाचन क्रिया अच्छी होती है, अगर नहीं अच्छी है तो पाचन क्रिया इसकी अच्छी नहीं होती है। इसी के साथ साथ लास्ट में बात करते हैं हम गोनाड्स ग्रंथि के बारे में। जी हाँ, ये गोनाड्स ग्रंथि जो है ज्यादातर किशोरावस्था में देखा जाता है और किशोरावस्था में प्रजनन क्षमता का विकास होता है। इस वजह से इस गोनाड्स ग्रंथि यानी कि हार्मोन्स को कहा गया कि प्रजनन क्षमता पर ये प्रभाव डालता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, शिक्षक भर्ती पात्रता के अकॉर्डिंग। तो प्लीज इसको केयरफुली देखिएगा और आप चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रजाति के बारे में। जी हाँ, प्रजाति भी बालक के विकास को प्रभावित करने का एक अहम कारक है। जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, मुंडा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं और उनका शारीरिक बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। बाल अलग होते हैं, आंखें अलग होती है, नाक अलग होती है, किसी किसी के तो बड़े मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सारी प्रजातियां भी क्या करती है, बालक के विकास को प्रभावित करती है। और इसी के साथ हम बात करते हैं रोग एवं चोट के बारे में। जी हाँ, अगर किसी बालक को बचपन से ही बार बार कोई बीमारी हो जाए या वो बार बार किसी बीमारी से ग्रसित होता है या फिर अचानक उसको कोई चोट ऐसा लग जाए जिससे कि उसके विकास पे इफेक्ट पड़ जाए, तो ये कारक भी एक महत्वपूर्ण है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। और वो कारक क्या है, रोग एवं चोट। चलिए इसी के साथ साथ बात करते हैं सांस्कृतिक कारक की। जी हाँ, बड़ा अच्छा कारक है क्योंकि हमारे भारत में संस्कृति के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। जी हाँ, हमारा रहन सहन, खान पीना, पहनना ओढ़ना सब हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही होता है। और हमारी संस्कृति ऐसी होती है जहाँ पे कहीं अच्छा आहार मिलता है, कहीं पे अच्छा आहार नहीं मिलता, कहीं पे नीचे बैठ के खाना होता है, कहीं पे टेबल लगा के खाना होता है। ठीक है, तो इस आधार पे भी हम देखेंगे कि बालक का विकास क्या है, प्रभावित हो रहा है। ठीक, अब सबसे जबरदस्त है जो है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालक का विकास कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी, या फिर नॉर्मली देखा जाए तो दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होते, और जब दो व्यक्ति समान नहीं होते तो उनका विकास कैसे समान हो सकता है, उनके अंदर जो आंतरिक गुण है वो कैसे समान हो सकता है, जो अवगुण है वो कैसे समान हो सकता है। तो इस वजह से कहा गया कि प्रत्येक बालक एक विशिष्ट बालक होता है और ये विशिष्ट बालक क्या होता है, उसके अलग अलग विकास होते हैं, और जब उसके अलग अलग विकास होंगे तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी प्रभावित कर रहा है किसको, बालक के विकास को। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बात करते हैं संवेग के बारे में। जी हाँ, संवेगों के बारे में बात करें तो प्रेम, घृणा, भय, ये सारे संवेग है। और जिसको क्या होता है, अगर किसी बालक में प्रेम का है,
संवेग। तो नेचुरल सी बात है, वो हमेशा सकारात्मक सोचेगा, और जब वो हमेशा सकारात्मक सोचेगा तो उसकी जो शारीरिक विकास या मानसिक विकास या फिर बौद्धिक विकास है, वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव वे में होगी। लेकिन अगर वही कोई बालक बात बात पे गुस्साता हो, ठीक है, या फिर बात बात पे चिड़चिड़ाता हो, तो उसका जो विकास होगा वो कैसा होगा, रुक रुक के होगा या बिल्कुल ही धीमी गति से होगा। तो इस तरीके से संवेग के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि बालक का विकास हो सकता है, यानी कि एक संवेग कारक भी ऐसा है जो बालक के विकास को प्रभावित करने का कारक हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ लास्ट में बात करते हैं खेल व व्यायाम के बारे में। जी हाँ, कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और वो स्वस्थ शरीर हमें कहाँ से मिलेगा, खा के नहीं, बैठ के नहीं, चिप्स और कुरकुरे खा के नहीं, बल्कि वो खेल और व्यायाम के माध्यम से मिलेगा। तो इस वजह से कहा गया कि अगर कोई बालक खेल और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करता है, खेलता रहता है, तो उसका जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू किसके, जो बालक हमेशा खाता पीता रहता है, चिप्स कुरकुरे मैगी चाउमीन। तो इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने में एक और कारक है, वो कारक क्या है, खेल और व्यायाम यानी कि प्ले एंड एक्सरसाइज। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शिक्षक भर्ती पात्रता के आधार पे। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई राय है, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और एक आप लोगों के लिए पहले भी हमने बताया था कि एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, और वो बेहतरीन न्यूज़ है क्या, करंट अफेयर्स की, यानी कि आपको अब पर डे अपने चैनल पे करंट अफेयर्स मिलेगा। और तो इस करंट अफेयर्स को PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।